उसके 2 जासूसों ने बराबर सिराजुद्दौला की आर्मी में पता लगाया कि हां एक आदमी है, उसका नाम है मीर जाफर। अगर आप उसको रिश्वत दे दो तो वो हिंदुस्तान को बेच सकता, इतना लालची आदमी। और अगर आप उसको कुर्सी का लालच दे दो तब तो वो हिंदुस्तान की 7 पुश्तों को बेच सकता। और मीर जाफर क्या था? मीर जाफर ऐसा आदमी था जो रात दिन एक ही सपना देखता था कि एक ना एक दिन मुझे बंगाल का नवाब बनना। और उस जमाने में बंगाल का नवाब बनना ऐसा ही होता था जैसे आज के जमाने में बहुत नेता ये सपना देखते हैं कि मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना, चाहे देश बेचना पड़े। तो मीर जाफर के मन का ये जो लालच था कि मुझे बंगाल का नवाब बनना है, माने कुर्सी चाहिए और मुझे पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए और पैसा चाहिए, ये दोनों लालच उस समय मीर जाफर के मन में सबसे ज्यादा प्रबल थे। और उस लालच को रॉबर्ट क्लाइव ने बराबर भांप लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी दस्तावेजों में मौजूद है और उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है। उसने चिट्ठी में 2 ही बातें लिखी हैं कि देखो मीर जाफर, अगर तुम अंग्रेजों के साथ दोस्ती करो और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करो तो हम तुमको युद्ध जीतने के बाद बंगाल का नवाब बनाएंगे। और दूसरी बात कि जब आप बंगाल के नवाब हो जाओगे तो सारी की सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। इस संपत्ति में से 5% हमको दे देना, बाकी तुम जितना लूटना चाहो लूटना। मीर जाफर चूंकि रात दिन यही सपना देखता था कि किसी तरह कुर्सी मिल जाए और किसी तरह पैसा मिल जाए, तुरंत उसने वापस रॉबर्ट क्लाइव को चिट्ठी लिखी और उसने कहा कि मुझे आपकी दोनों बातें मंजूर हैं, बताइए करना क्या है। तो आखिरी चिट्ठी लिखी है रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को कि आपको सिर्फ इतना करना है कि युद्ध जिस दिन शुरू होगा उस दिन आप अपने 18,000 सिपाहियों को कहिए कि वो मेरे सामने सरेंडर कर दें बिना लड़े। मीर जाफर ने कहा कि आप अपनी बात पर कायम रहोगे, मुझे नवाब बनाना है आपको। तो रॉबर्ट ने कहा कि बराबर, हम हमारी बात पर कायम हैं, आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। बस आप एक ही काम करो कि अपनी आर्मी से कहो, क्योंकि वो सेनापति था आर्मी का, तो आप अपनी आर्मी को आदेश दो कि युद्ध के मैदान में वो मेरे सामने हथियार डाल दें बिना लड़े। मीर जाफर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। और युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को। इतिहास की जानकारी के अनुसार 23 जून 1757 को युद्ध शुरू होने के 40 मिनट के अंदर भारतवर्ष के 18,000 सिपाहियों ने मीर जाफर के कहने पर अंग्रेजों के 300 सिपाहियों के सामने सरेंडर कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? अपने 300 सिपाहियों की मदद से हिंदुस्तान के 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाया और कलकत्ता में एक जगह है, उसका नाम है फोर्ट विलियम, आज भी है, कभी आप जाइए उसको देखिए। उस फोर्ट विलियम में 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाकर ले गया। 10 दिन तक उसने भारतीय सिपाहियों को भूखा रखा और उसके बाद 11वें दिन सबकी हत्या कराई। और उस हत्या कराने में मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ शामिल था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कराई मुर्शिदाबाद में, क्योंकि उस जमाने में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद होती थी, कलकत्ता नहीं थी। सिराजुद्दौला की हत्या कराने में रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर दोनों शामिल थे। और नतीजा क्या हुआ? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का सपना देखता था इस देश में, वो मारा गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने की बात करता था, वो बंगाल का नवाब हो गया, मीर जाफर। इस पूरे इतिहास की दुर्घटना को मैं एक विशेष नजर से देखता हूं। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि क्या मीर जाफर को मालूम नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करेंगे तो इस देश की गुलामी आएगी? मीर जाफर जानता था इस बात को। मीर जाफर बराबर जानता था कि मैं मेरे कुर्सी के लालच में जो खेल खेल रहा हूं, उस खेल में इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी आ सकती है, ये वो जानता था। और यह भी जानता था कि अपने स्वार्थ में, अपने लालच में मैं जो गद्दारी करने जा रहा हूं इस देश के साथ, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे वो भी उसको मालूम थे। लेकिन इसका होता कि हम 1757 ऐसा सोचता हूं कि गुलामी से आजाद हो जाते।
क्योंकि 18,000 सिपाही हमारे पास थे और 300 अंग्रेज सिपाहियों को मारना बिल्कुल आसान काम था हमारे लिए। हम 1757 में ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाते, एक बात। और दूसरी बात, ये जो 200 वर्ष की गुलामी हमको झेलनी पड़ी 1757 से 1947 तक की, और उस 200 वर्ष की गुलामी को भगाने के लिए 6 लाख लोगों की जो कुर्बानियां हमको देनी पड़ी, वो बच गया होता। भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऊधम सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे नौजवानों की कुर्बानियां दी हैं। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस टॉपर थे। ऊधम सिंह चाहता तो अय्याशी कर सकता था, बड़े बाप का बेटा था। भगत सिंह और चंद्रशेखर की भी यही हैसियत थी, चाहते तो जिंदगी की, जवानी की रंगरेलियां मनाते और अपनी नौजवानी को ऐसे फंदे में नहीं फंसाते। ये सारे वो नौजवान थे जिनका खून इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 6 लाख ऐसे नौजवानों की कुर्बानियां जो हमने दी, वो नहीं देनी पड़ती। और अंग्रेजों की जो यातनाएं सही, जो अपमान हमने बर्दाश्त किया, वो नहीं करना पड़ता अगर एक आदमी नहीं होता, मीर जाफर। लेकिन चूंकि मीर जाफर था और मीर जाफर का लालच था कुर्सी का और पैसे का, उस लालच ने इस देश को 200 वर्ष के लिए गुलाम बना दिया। और मैं आपसे यही कहने आया हूं कि 1757 में तो एक मीर जाफर था, आज हिंदुस्तान में हजारों मीर जाफर। जो देश को वैसे ही गुलाम बनाने में लगे हुए हैं जैसे मीर जाफर ने इस देश को गुलाम बनाया। मीर जाफर ने क्या किया था? विदेशी कंपनी को समझौता किया था बुला के, और विदेशी कंपनी से समझौता करने के चक्कर में उसको कुर्सी मिली थी और पैसा मिला था। आज जानते हैं, हिंदुस्तान का जो नेता प्रधानमंत्री बनता है, हिंदुस्तान का जो नेता मुख्यमंत्री बनता है, वो सबसे पहला काम जानते क्या करता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है, विदेशी कंपनी वालों, तुम्हारा स्वागत है, आओ यहां पर। और बराबर इस बात को याद रखिए, ये बात 1757 में मीर जाफर ने कही थी ईस्ट इंडिया कंपनी से कि अंग्रेजों, तुम्हारा स्वागत है, उसके बदले में तुम इतना ही करना कि मुझे कुर्सी दे देना और पैसा दे देना। आज के नेता भी वही कह रहे हैं, विदेशी कंपनी वालों, तुम्हारा स्वागत है। और हमको क्या करना? हमको कुछ नहीं, मुख्यमंत्री बनवा देना, प्रधानमंत्री बनवा देना, 100-200 करोड़ रुपए की रिश्वत दे देना, बोफोर्स के माध्यम से हो या एनरॉन के माध्यम से हो, हम उसी में खुश हो जाएंगे, सारा देश हम आपके हवाले कर देंगे। ये इस समय चल रहा, और इतिहास की वही दुर्घटना दोहराई जा रही है जो 1757 में हो चुकी। और मैं आपसे मेरे दिल का दर्द कह रहा हूं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी 200-250 वर्ष इस देश को गुलाम बना सकती है, लूट सकती है, तो आज तो इन मीर जाफरों ने 4000 विदेशी कंपनियों को बुला लिया। आपको मालूम है, इस देश में रोज समझौते होते हैं विदेशी कंपनियों से, और दरवाजा खोलकर विदेशी कंपनियों को ऐसे बुलाया जा रहा है जैसे वही अब इस देश के भाग्य का निर्धारण करेंगे। और इसमें हर एक पार्टी शामिल है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मंदिर की पवित्रता का मुझे ध्यान है। ये सब चोर और मीर जाफरों की औलाद है। जो पार्टी वाले हो, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। सत्ता में जब नहीं रहते हैं तो विदेशी कंपनियों का विरोध करते हैं, और जैसे ही कुर्सी मिल जाती है, सबसे पहला काम विदेशी कंपनियों को बुला के उनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके समझौते करते हैं। और कोई भी एक नेता इस देश का अपवाद नहीं है। हर पार्टी को इस देश में राज चलाने का मौका मिला है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, और हर पार्टी ने एक ही सबूत दिया है, विदेशी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा बुलाओ। जानते क्या होता है? महाराष्ट्र में अभी एक नाटक और तमाशा होके चुका। उस तमाशे को आपने पढ़ा होगा, 2-3 दिन अखबारों में चर्चा का विषय रहा। जानते हैं क्या है? एडवांटेज महाराष्ट्र। और वो एडवांटेज महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र में विदेशी कंपनियों का खुला स्वागत है, आप लूटने के लिए आइए, ये कहने के लिए वो तमाशा आयोजित हुआ। और ऐसे तमाशे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में हो रहे हैं। और जानते हैं होड़ क्या लगी हुई है? हर एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के साथ इस कंपटीशन में लगा हुआ है कि मेरे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनियां या तुम्हारे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनियां। इतने बड़े लेवल पे ये नाटक चल रहा। और इस नाटक के सूत्र देखिए क्या क्या है।
अभी तक क्या था कि विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए इस देश में कुछ कायदे थे, कुछ कानून थे, उनके चलते वो ज्यादा से ज्यादा 39% की पूंजी लेकर आती थी। सरकार ने फैसला किया लिबरलाइजेशन के नाम पर कि अब विदेशी कंपनियों को 39% से 51% तक पूंजी लगाने की खुली छूट है, और 51% के बाद 74% तक विदेशी पूंजी लगाने की छूट है, और अब फैसला हो गया है कि 100% तक पूंजी लगाने की खुली छूट है। माने 100% विदेशी कंपनियों को खुली छूट है। वो आ रहे हैं, पहले आए थे, ध्यान रखिए, बंदूक लेकर, तलवार लेकर लूटने के लिए। अब की बार लूटने को उनके लिए बंदूक और तलवार की जरूरत नहीं है। उनको यहां अपनी सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। जब यहां का हर नेता मीर जाफर हो गया है तो उनको जरूरत क्या है रॉबर्ट क्लाइव को भेजने की। और बहस पता है क्या